हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ना स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे विथ और इसके सॉल्यूशन भी करेंगे। जो भी एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम करेंगे अलग सी सीरीज़ में। ये सीरीज़ जो है वो पूरी वन शॉट है और जिसमें हम पूरे चैप्टर के बारे में एक ही बार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल रिएक्शंस और उनके इक्वेशंस के बारे में। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। तो केमिकल चेंज कैसा चेंज है जिसमें क्या होगा कि वहाँ पे ना, जब कोई भी मतलब देखो, केमिकल चेंज तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होगा, साथ ही साथ वहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो न्यू प्रोडक्ट होगा, जैसा था वैसा नहीं रहेगा। जैसे कि हमारे को एग्जांपल देगा, फर्स्ट कंबशन, दूसरा क्या, रॉटिंग। अब कंबशन मतलब क्या है कि किसी भी लकड़ी को अगर हमने जला दिया तो फिर क्या होगा कि वो जो लकड़ी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी कि वहाँ पे क्या हुआ, उस लकड़ी का कंबशन, उसका जो है केमिकल रिएक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है, उसका फॉर्म चेंज हो चुका है। वो लकड़ी से किस में, ऐश में कन्वर्ट हो चुकी है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें, दैट इज़ रॉटिंग। अब रॉटिंग में क्या हुआ कि वो जो फल था वो क्या हो गया, सड़ गया है, तो उसका भी फॉर्म चेंज हो गया, एक नया ही प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज की अगर हम लोग बात करें, फिज़िकल चेंज में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे फिज़िकल चेंज में मैटर जो है ना, उसका चेंज होगा फॉर्म। मतलब कि देखो, उसका स्टेट चेंज हो सकता है लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, फिज़िकल चेंज। जिसमें स्टेट में चेंज आएगा, फिज़िकली चेंज आएगा, तो या फिर उसके फॉर्म चेंज होंगे लेकिन उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, उसी हम लोग कैसा चेंज बोलेंगे, फिज़िकल चेंज बोलेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल है मेल्टिंग, देखो आइस मेल्ट होके, ये जो आइसक्रीम है ये मेल्ट होके किस फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। वापस से हम इसको फ्रीज़ करके आइसक्रीम बना सकते हैं, तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, फिज़िकल चेंज। मतलब कि इसमें प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। श्रेडिंग मतलब क्या होता है, तो मतलब पेपर को टुकड़े में कन्वर्ट करना, मतलब उसको तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़े में करना, उसको बोलते हैं श्रेडिंग। अब ये भी क्या होगा, पेपर टुकड़े में हो जाएगा लेकिन रहेगा तो वो पेपर ही, मतलब उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं है, बस चेंज किस में है, उसकी शेप और साइज़ में। और जब शेप और साइज़ में चेंज आता है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, जिसमें केमिकल आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे बॉयलिंग की भी बात करें ना, तो हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं। पानी को गर्म करने में कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होता उसकी केमिकल आइडेंटिटी में। अब लकड़ी को कट कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, तो उसमें भी उसकी केमिकल आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो ऐसी जितनी भी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, उसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। जितने भी रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंज होगा, ये सारी चेंज जिसमें केमिकल आइडेंटिटी में चेंज आएगा, उसको ही हम लोग क्या बोले, हमारे केमिकल रिएक्शन। अब देखो, अब उसी के बेसिस पे अलग अलग हमें जैसे कि हमारे पास जो वाटर भी है ना, उसकी भी एक रिएक्शन, जैसे कि H2 प्लस में O2, ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O। लेकिन और इसको, इसी इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, अब उसके बाद में एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। इसमें क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसको डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब कि उसको बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कंबशन करवा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना, वो उसकी डेजलिंग वाइट फ्लेम कलर की ना फ्लेम आ रही है। ठीक है, और उस वो जो है ना, फिर मतलब देखो, पेपर है, बर्न करेंगे तो वो ऐश में कन्वर्ट होगा। जो उसका ऐश है ना, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो कैसे कलर का पाउडर है, तो वाइट कलर का पाउडर है। सबसे पहले ये क्या ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जो है ना, वो एक रिबन है एंड हम उसको बर्न कर रहे हैं, यानी कि उसका कंबशन करा रहे हैं, उसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। और जब रिएक्शन करा रहे हैं तो एक ऐश फॉर्म हो रहा है, जिस ऐश का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो ऐश जो है दैट इज़ वाइट इन कलर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे रिएक्शन हुआ है किसके किसके बीच में, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ भी ली जाती है।
अब एक्टिविटी 1.2, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, पोटेशियम के आई क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं लेड नाइट्रेट से। पीबी क्या है, लेड नाइट्रेट से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे KNO3 और प्लस में PbI2 जो है ना वो हमारा फॉर्म हो रहा है, और इसका कुछ कलर भी, दैट इज़ येलो इन कलर, ठीक है। यहाँ पे जो कलर आया है वो कैसा कलर है, तो येलो कलर है, ये जो PbI2 है। यहाँ पे हमने KI लिया, KI की रिएक्शन करवाई है लेड नाइट्रेट से, तो फिर यहाँ पे क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शन बना है ना, ये कैसा तरीके का रिएक्शन है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब ये जो येलो कलर का PbI2 बना है ना, PbI2 जो बना है ये एक तरीके का प्रेसिपिटेट है जो कि येलो कलर का है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, इसी की वजह से ये कैसा रिएक्शन है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब प्रेसिपिटेशन क्या हो, रिएक्शन क्या है, उसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा इसमें क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पे ना मतलब ये कैसी तरीके की रिएक्शन है, दूसरी भी एक टाइप है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो हम यहीं देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आयंस किसे बोलते हैं, जब कोई, अभी हमने क्या, के है, आई है, अब क्या हुआ, के आई और लेड नाइट्रेट ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो के आई जो है वो क्या कर रहा है, के नाइट्रेट के साथ चला गया, आई लेड के साथ में चला गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ एक जगह से दूसरी जगह, बस इन्होंने अपनी सीट को चेंज किया, बाकी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि एक नया रिएक्टेंट फॉर्म किया, सॉरी एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि एक्सचेंज किया है अपने आयंस के बीच में, इसीलिए ये एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.3, अब ये जो एक्टिविटी 1.3 है ना, इसके क्वेश्चंस मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मतलब पूछे जाते हैं। अब क्या है ये एक्टिविटी, अब इसमें क्या है कि जिंक जो है हमारा, उसका ना रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, H2SO4। H2SO4 क्या है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ने क्या किया, सल्फ़र के मतलब कि सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर ली और जिंक सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो गए। वैसे भी ये रिएक्शन हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे कि जब एक मेटल किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, जिंक एक मेटल है, और जब एक मेटल किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वहाँ पे जो मेटल है उसका सॉल्ट बन जाता है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन हम मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ बताई गई है, बट इसमें डिफरेंस क्या है वो देखो। तो हाइड्रोजन गैस जो है ना वो प्रोड्यूस तो हुई है, और एक जो है ना कॉनिकल फ्लास्क, जब हाइड्रोजन गैस बनी है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी तो वो जो टेम्परेचर है ना उस फ्लास्क का वो थोड़ा सा हीट हो गया, मतलब कि उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। और दूसरा क्या चीज़ हमें दिखाई दिया, वहाँ पे ब्रिस्क एफरवेंस। ब्रिस्क एफरवेंस किसे बोलते हैं, जब हम लोग इनो को वाटर में डालते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे झाग आ जाता है, वो जो झाग है ना उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेंस। तो यहाँ पे जो वो बबल्स, कुछ बबल्स फॉर्म होंगे जो कि ब्रिस्क एफरवेंस को दिखाएंगे, और दूसरे यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन गैस बनेगी और जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जो कॉनिकल फ्लास्क है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमें देखने को मिली हैं इस एक्टिविटी 1.3 में। जब जिंक ने H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया है तो ZnSO4 बना है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें फर्स्ट तो हाइड्रोजन गैस बनी है, दूसरा उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है, और तीसरा जो है वहाँ पे ना ब्रिस्क एफरवेंस देखने को मिला है, मतलब कि झाग देखने को मिला है, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये इम्पॉर्टेंट है और इसे याद भी रखना है। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। नेम द गैस इवोल्व दैट व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो मतलब कि यहाँ पे एसिड रिएक्ट करेगी मेटल के साथ में तो क्या क्या चीज़ें आएंगी वो बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। दूसरी वाले में है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा एसिड ले सकते हैं जो कि इनके साथ में रिएक्ट करे। तो एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि HCl है हमारा, और दूसरा हमारा H2SO4 जो कि हमने लिया ही था रिएक्शन में, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके बाद में अगर हम लोग बात करें विच केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कौन सी तरीके की केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, Zn था, यहाँ पे हुआ क्या है,
Zn जो है ना वो क्या कर रहा है, H2SO4 था, उसमें से H2 को निकाल के खुद उसके साथ में ज्वाइन हो जा रहा है। तो ये जिसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को उस जगह से, उस प्लेस से निकाल देता है और वहाँ पे जाके खुद अटैच हो जाता है। उसको हम लोग कैसे रिएक्शन बोलते हैं, सो दैट रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा केमिकल यहाँ पे बना, मतलब सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ, जो तो यानी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा मेन था दैट इज़ ZnSO4। अब इस एक्टिविटी का एम क्या था, ये तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ द एम ऑफ दैट एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी का एम ये था कि ये एक्टिविटी आपको बताना चाहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो जो कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे जब मोर रिएक्टिव मेटल, देखो जिंक जो है ना दैट इज़ मोर रिएक्टिव, तो वो क्या कर रही है, H2SO4 को रिप्लेस कर दे रही है, और मतलब कि H2SO4 में से H2 को रिप्लेस कर दे रही है और क्या बना रही है, ZnSO4, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। अब आगे देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर। अब अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो कि हमें अलग देखने को मिलेंगी, जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमारा जो चेंज आने वाला है ना वो किस में आएगा, तो द चेंज विल ऑकर इन कलर, ठीक है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादातर हमको जो मेन चीज़ देखने को मिलती है दैट इज़ कलर। दूसरा हमको क्या होता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे ना गैस जो है ना वो इवोल्व होती है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, वैसे ही अलग अलग तरीके की गैसेस वहाँ पे इवोल्व करा करती हैं, ठीक है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, अभी हमें इसी एक्टिविटी 1.3 में ही देखने को मिला कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो गया उस कॉनिकल फ्लास्क का। तो उसी तरीके से हमको ये भी है कि मतलब जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर है ना टेम्परेचर का भी चेंज हमको देखने को मिल जाता है। चौथा क्या है, चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट तो वेरी कॉमन चीज़ है क्योंकि वहाँ पे तो मेंस फिज़िकली चेंज होता है, फिज़िकल चेंज है, बट ये केमिकल रिएक्शन में भी देखा जा सकता है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड में चली गई है या फिर सॉलिड से लिक्विड में चली गई है, ये सारे के सारे जो है ना एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को बता रहे हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, तो देखो केमिकल इक्वेशन एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट अगर हमें वाटर की रिएक्शन लिखनी है तो H2 प्लस में O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H2O। अभी तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करके लिखी है, लेकिन ये बैलेंस नहीं होती है और अनबैलेंस रहती है और उसे आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आया कि केमिकल इक्वेशन क्यों लिखनी है, क्योंकि हमें ना जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। दूसरा रीज़न क्या है कि केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि देखो हम किसकी वजह से कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, जिसकी वजह से हमको बैलेंस करनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या चीज़ है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना वो ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास को ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसी को बेस लेकर यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा उसमें जितने भी एटम्स होंगे वहाँ पे कभी भी हम किसी और चीज़ को नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ किसको इक्वल करते हैं, तो एटम्स को इक्वल करते हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, तो यहाँ पे जो हमारा वाटर बना है उसमें भी दोनों चीज़ें दो दो ही होनी चाहिए। जैसे कि ये 2 है, ये 2 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन ये कैसा है मेरा 1, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। मतलब कि एटम शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड, दोनों ही साइड हमारे जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया, देखो हाइड्रोजन 4 हो गया, बट हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये तो हमारा 2 हो गया।
तो हम लोग यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब तो हाइड्रोजन 4 हो गया। तो अब देख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो चुका है। तो अभी क्लियर हो गया क्यों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मेन रूल यही है कि जो हमारा एटम है वो दोनों ही साइड में इक्वल रहना चाहिए, मास जो है वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में बोला है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन जिसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो कि बैलेंस नहीं होती हैं, उन सारी ही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ये एक अलग मतलब कि देखो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ, बट बैलेंस कैसे करना है केमिकल इक्वेशन को उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं। अब देखो मैंने H2O का एग्जाम्पल 2 बार ले लिया, तो अभी हम लोग थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे देखो N2 प्लस में H2 इज़ इक्वल टू NH3, ये जो हमारी रिएक्शन है। अब इसमें देखो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, तो वो 3 है। तो अभी इन सबको बराबर करना है। नाइट्रोजन में किसका देखो नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन गड़बड़ी किस में हो गई, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में कितना हो गया, 6। तो अभी मैं क्या करूँ कि यहाँ पे तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 इंटू 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 था तो यहाँ पे भी 6 हो गया। अब ये रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ अलग अलग से भी रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही जानिए कि इस तरीके से हम लोग एटम्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो समझो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। जब हमें किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, मतलब कि हम उस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट दे रहे हैं, तब वो रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब जिस रिएक्शन में हमें हीट मिलेगी उसमें हमें हीट देनी नहीं है, बल्कि वो रिएक्शन के साथ में फॉर्म होकर हमें मिलेगी, उसे हम लोग कैसा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो अलग अलग 2 रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हमें हीट मिल रही है जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके साथ में, और एंडोथर्मिक में क्या है कि हमें हीट देनी पड़ रही है, जो तभी जाके वो रिएक्शन होगी। तो देखो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है ना रिलीज़ हो रही है सिस्टम में, और वो जो क्या कर रही कब रिलीज़ हो रही है, जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तब, ठीक है। और यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे ये एनर्जी लेंगे तब जाके ये रिएक्शन करवाएंगे। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन अभी क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं, वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि दोबारा क्लियर ही हो जाए। एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें हीट मिलेगी जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे। वो तब तक प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम उनको हीट नहीं देते हैं। तो यानी कि एक्सोथर्मिक वो है जिसमें हीट मिलेगी और एंडोथर्मिक वो है जिसमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ना रेस्पिरेशन में देखो ग्लूकोज है, जो भी हमारा फूड होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है ना वो क्या कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी विच इज़ अवर एनर्जी वो बना रहे हैं। देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसी की वजह से रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल मैटर
कोई भी हमने वेजिटेबल मतलब घर के जो वेजिटेबल के कचड़े होते हैं इन सब को लेके जाना है और उसको ना एक गड्ढा करके उसके अंदर रख देना है। कुछ दिन के बाद में आप जब उस गड्ढे को दोबारा से ओपन करोगे, उसमें से वो कचरे निकालोगे, तो पता नहीं वो कचरे वहाँ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे ना जो अगर वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसको उस प्लेस को टच करके देखोगे ना तो वहाँ पे गर्मी दिखाई देगी। वो क्यों? क्योंकि वो जो डिकम्पोजिशन हुआ है ना उसकी वजह से वहाँ पे हीट आ गई है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो कैसी तरीके की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। बिकॉज वहाँ पे जब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना तो वहाँ पे हमें हीट मिल रही है, इसीलिए वो कैसे तरीके का रिएक्शन हो जाएगा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कौन से तरीके का रिएक्शन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, देखो केमिकल इक्वेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो देखो सबसे पहले क्या है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो इसके कितने टाइप है उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो हमारे पास है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट, दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। जब ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब इसमें दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो क्विक लाइम को और भी क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसके बाद में उसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, वाटर के साथ में, और इसने रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाया है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैक लाइम। तो ये जो रिएक्टेंट बना है, सॉरी रिएक्टेंट ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट कितना कैसा है, सिंगल प्रोडक्ट है, वो एक ही प्रोडक्ट है, बट रिएक्टेंट कितने रिएक्ट कर रहे हैं, दो। तो और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे क्या एक मतलब जैसे ही हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में थोड़ी सी हीट आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा बीकर होता है या फिर जिसमें भी हम रिएक्शन करा रहे हैं वो थोड़ा सा हीट हो जाता है। अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 1.4। अब इसमें देखो क्या किया गया है। सबसे पहले देखो तो हमारे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर, किसका एडिशन कर रहे हैं, वाटर का, इन कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने जैसे कि कहा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम एडिशन करते हैं वाटर का तो क्या होता है कि वहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि जो ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जैसे हमने वाटर को ऐड किया कैल्शियम ऑक्साइड में तो स्लैक लाइम बना। स्लैक लाइम जो बना है उसके साथ में कुछ हीट भी निकली है, और उस हीट की वजह से जो टेम्परेचर है ना बीकर का वो कैसा हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन बोल रहे थे, जिसमें हमें हीट भी मिल रही थी, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन जिसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं वो किस तरीके की रिएक्शन है, तो वो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे देखते हैं कि कुछ केमिकल फॉर्मूले, जैसे कि हमारे पास है मार्बल। मार्बल जो है वो क्या कैसा है, वो है तो मार्बल को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में उसको CaCO3 भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बोला, CaCO3, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। स्लैक लाइम को और क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम या फिर लाइम दोनों को क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CaO। वापस से रिपीट करते हैं, मार्बल को क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट एंड CaCO3। फिर स्लैक लाइम को क्या बोलेंगे, तो स्लैक लाइम जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। देन उसके बाद में क्विक लाइम या फिर लाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CaO। ये सारे के सारे जो नाम हैं केमिकल फार्मूला हैं कॉमन में, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही उससे पूछा जाता है। फिर उसके बाद में क्या आता है कि यूजेस ऑफ स्लैक लाइम। अब यूज़ क्या क्या है स्लैक लाइम के वो भी देख लेते हैं। तो जो स्लैक लाइम है ना
उसको हम लोग वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए, मतलब जो हम लोग वाइट वॉश करते हैं वॉल को, उसके लिए किसको लेते हैं हम लोग यूज़ में, स्लैक लाइम। स्लैक लाइम किसको बोले थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कब बनता है, जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल में मदद करता है। क्विक लाइम क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्विक लाइम जो है ना वो किसके मैन्युफैक्चर में काम कर रहा है, तो सीमेंट बनाने में हमारा क्विक लाइम काम कर रहा है। तो दोनों के यूज़ हमको याद हो गए। स्लैक लाइम किस में यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा वाइट वॉशिंग में यूज़ हो रहा है, और दूसरा हमारा क्विक लाइम जो है वो हमारा सीमेंट को बनाने के लिए काम में आ रहा है। तो ये हमारी डिफरेंट यूजेस हो गए, मतलब इन सब के क्या यूजेस हैं। अब उसके आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने एक और भी क्या चीज़ बोली थी, मार्बल। क्या बोला था हमने, मार्बल किस में काम आता है, देखो हम लोग घर में मार्बल्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे मार्बल्स का यूज़ होता है। तो यानी कि मार्बल भी हमारे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। अब वो कैसे बनती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज चॉक और लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं उसको, चॉक भी बोल सकते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे कि देखो वाटर बना रहे हैं H2+O2, वो क्या बना देते हैं हमारे पास, तो वाटर बना रहे हैं। तो ये एक तरीके की कैसी रिएक्शन है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है हमारे दो रिएक्टेंट से। अब उसके बाद में देखो तो हमारा बर्निंग ऑफ कोल भी जो है ना कैसी रिएक्शन है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। ये भी किस तरीके की रिएक्शन है, तो ये भी हमारी जो रिएक्शन है दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो लोग रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जब ऐसा होता है कि दो लोग रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन उसके बाद में बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो हमारा एक रिएक्टेंट एक होगा, वो ब्रेक डाउन होगा और दो प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, दो या फिर दो से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन रिएक्टेंट कितना होना चाहिए, तो रिएक्टेंट हमारा एक ही होना चाहिए। रिएक्टेंट एक है जो ब्रेक डाउन होगा और दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ब्रेक डाउन किसकी हेल्प से होगा, देखो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर जाए, लेकिन कुछ में क्या इवॉल्व होती है, हीट हमें देनी पड़ेगी। तो ये जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही थी वो कौन सी तरीके की रिएक्शन है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यानी कि जो इसमें की जो बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो कैसी होने वाली हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत है इस रिएक्शन में, इसीलिए किस तरीके की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, वापस से देखो रिएक्टेंट एक है, वो बहुत सारे दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा हीट लेने के बाद। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, सेम वही रिएक्शन जो कि हमने पहले पढ़ी थी, वही मार्बल, वही कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, उसको जब हम हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दे रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड है एंड ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये हीट दे रहे हैं तब ये रिएक्शन हो रही है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि हमारे दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट उसका उल्टा है कि एक रिएक्टेंट डिवाइड कर जाएगा दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.5। अभी इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना बताया गया है कि जब हम लोग फेरस सल्फेट लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो क्या क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड, SO2, SO3, मतलब कि डिफरेंट हमारी गैसेस बन रही हैं और साथ में फेरिक ऑक्साइड बना है। जो हमारी रिएक्शन, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है
वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो कौन सी तरीके की रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ी है, तो कौन सी तरीके की रिएक्शन हो जाएगी? दैट इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे ना जो कलर है, ये फेरस सल्फेट जो है, इनको क्या किया गया है? ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट, इसको हीट किया गया है, इसकी ड्राई बॉइलिंग हुई है ट्यूब में, मतलब कि उसको रखा, इसमें वाटर कुछ नहीं ऐड किया है, बस डायरेक्टली उसको बॉयल करने लगा है। तो वहाँ पे ना क्या हुआ कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था ना, वो कौन सी कलर में चेंज हो गया? रेडिश ब्राउन कलर के चेंज में। इसीलिए यहाँ पे क्या, इसका नाम भी चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। वापस से बताओ, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट कौन से कलर में चेंज हुआ है? तो वो कलर है रेडिश ब्राउन, जो कि किसका है? तो फेरिक ऑक्साइड। अब आगे बताओ, कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी, किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनी है। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कौन लेकर आता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही है। फेरिक ऑक्साइड जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का है, और फेरस सल्फेट कैसे कलर का था? ग्रीन कलर का था। ग्रीन कलर से वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हुआ है, और वहाँ पे गैस भी बनी है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.6। अब 1.6 एक्टिविटी हमसे क्या कह रही है? तो यहाँ पे देखो, लेड नाइट्रेट इन लोगों ने लिया है, उसको हीट किया है। जब लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ऑक्सीजन। यहाँ पे भी सेम काम किया है। यहाँ पे जो है ना, इस मतलब कि जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया है उसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देंगे। ब्राउन, ये जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, इसमें जो धुआं होगा ना वो किस तरीके का आएगा? ब्राउन कलर का दिखेगा। तो ब्राउन कलर का दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिख रहा है? तो क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसलिए वहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। इतना क्लियर हुआ। इस एक्टिविटी में भी सेम चीज़ हुई है कि हमने हीट दी है, तो ये कौन सी तरीके की रिएक्शन है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो फिर ये कौन सी तरीके की रिएक्शन हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे तीसरी जो चीज़ याद करने की है वो ये है कि यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो जब ना डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट की वजह से, तो उस डिकम्पोजिशन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत सारी चीज़ों, मैंने कहा था ना कि हमेशा हीट की वजह से ही डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो यानी कि डिकम्पोजिशन को करवाने के डिफरेंट तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हीट है, और हीट की वजह से अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 में क्या लिया हुआ है? तो ये हमारे पास एक बीकर है, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये एक तरीके का टेस्ट है जिसमें वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है। और एक बात बताओ, जब वाटर को हम लोग तोड़ेंगे, वाटर जो है, वाटर को जब हम लोग तोड़ रहे हैं, किस में तोड़ रहे हैं? तो किसी भी चीज़ में तोड़ रहे हैं, किस में टूटेगा वो बताओ? तो हाँ, वाटर बनाता है H2+O2 से। तो जब वाटर को तोड़ेंगे तो यही चीज़ें बनेंगी, H2 बनेगी, O2 बनेगी। अब देखो, तो यहाँ पे बबल्स ऑफ गैसेस अपीयर अबव द इलेक्ट्रोड इन बोथ टेस्ट ट्यूब। इन्होंने क्या देखा कि दोनों ही टेस्ट ट्यूब में बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्राउट नियर टेस्ट ट्यूब ए के पास में लेके गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस थी, इसलिए वहाँ पे वो बर्निंग कैंडल जो है ना, वो पॉपिंग साउंड निकालने लगी और वो बुझ गई। वो क्या हो गई? एक्सटिंग्विश हो गई। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गई। वो क्या हो गई? बुझ गई। पॉपिंग साउंड निकाल रही है। जब हमने बर्निंग कैंडल को लेके गए किसके पास में? तो फिर बीकर के इलेक्ट्रोड के पास में। तो फिर एक इलेक्ट्रोड के पास में, एक ए जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास हाइड्रोजन गैस थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपिंग साउंड दिखाई देने लगी, और जो कैंडल थी, जो जल रही थी, वो बुझ गई। वो उसके बुझने की वजह क्या थी? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस क्या नहीं करता? वो कंबशन नहीं करवाता है। ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा, जब बर्निंग कैंडल को बी वाले के पास लेके गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस थी, तो फिर जो कैंडल है वो और ज़्यादा तेज़ जलने लग गए। ये एक टेस्ट था,
टेस्ट करने का तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड के पास में प्रेजेंट है। देखो, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबशन कराने में मदद नहीं करती है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने में मदद नहीं करती है, वो किसी भी चीज़ को बुझाने में मदद करती है। और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन करवाने में मदद करती है, मतलब किसी भी चीज़ को जलवाने में मदद करता है। तो यानी कि जहाँ पे कंबशन अच्छा होता है उसके पास में कैंडल लेके गए तो वो मोर ब्राइटली जलने लगे। जैसे कि ऑक्सीजन के पास में लेके गए तो वहाँ पे कैंडल ज़्यादा अच्छे से बर्न करने लग गई, ब्राइटली जलने लग गई। और ऐसा जब हम लोग टेस्ट ट्यूब ए के पास में लेके गए, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो कैंडल है उसमें से पॉपिंग साउंड निकलने लगी और दूसरा वो बुझ गए क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी। तो यानी कि इतना क्लियर हुआ किस तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। अब कुछ कंक्लूजन, जैसे कि देखो, जब बबल प्रोड्यूस बाय द पासिंग करंट आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब हमने इसके थ्रू वाटर के थ्रू डाला तो वहाँ पे H2 प्लस में O2, देखो यहाँ पे रिएक्शन में H2 होगा, यहाँ पे 2 कर लो, 2H2 प्लस में O2 इज इक्वल टू 2H2O, रिएक्शन बैलेंस्ड है। और यहाँ पे ना जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्ट हुई हैं, देखो वाटर में देखो हाइड्रोजन 2:1 होती है, इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस है वो दुगनी होगी इन कंपैरिजन टू दी ऑक्सीजन, क्योंकि सेम चीज़ हमें फॉर्मूले में ही दिख रही है कि हाइड्रोजन दुगनी प्रेजेंट है। तो 2 रेशियो होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना होगा 1। सेम चीज़ यहाँ लिखी है कि जो द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड विल बी ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कैथोड पे कौन सी गैस हमें मिल रही है, हाइड्रोजन, और उसका नंबर ट्वाइस होगा इन कंपैरिजन टू दी ऑक्सीजन जो कि एनोड पे मिल रही है। इतना क्लियर हुआ। एक्टिविटी को दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। हम क्या करवा रहे हैं, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। अब किसकी हेल्प से करा रहे हैं, तो वाटर को हम लोग तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड यहाँ पे वाटर जो टूटेगा वो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन में टूटेगा। अब उसके बाद में हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास है ना कुछ बबल्स दिखाई देंगे हमें दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि गैसेस फॉर्मेशन हुई है ना, इसलिए दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमें बबल दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारी बर्निंग कैंडल है ना, वो 2 गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों का नेचर दोनों एक दूसरे के डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन किसे मदद करती है, तो आग को बुझाने में, यानी कि वहाँ के उसके पास में कैंडल लेके जाएंगे तो कैंडल बुझ जाएगी और उसमें कैंडल में से पॉपिंग साउंड भी आएगा। 2 चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में जब ऑक्सीजन के पास में लेके गए, ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करती है, तो इसी की वजह से जब उसके पास में हम लोग कैंडल लेके गए तो कैंडल मोर ब्राइटली अच्छे से जलने लगे और ज़्यादा रोशनी देने के जलने लग गई। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई कि किस में ऑक्सीजन है किस में हाइड्रोजन है। अब उसके बाद में हमें पता चला कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुई है वो 2:1 है, क्योंकि देखो हमारा फार्मूला भी वही कहता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैसा होगा, H2O है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 होगा और ऑक्सीजन का कैसा होगा 1। ठीक है, और हाइड्रोजन हमें किस पे मिलेगी, कैथोड पे, और एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। इतना क्लियर। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटी 1.8। अब एक्टिविटी 1.8 में देखें तो हमारे पास देखो, वैन सिल्वर क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट टर्न इट्स कलर ग्रे। जब हम सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, जैसे कि हमारा सिल्वर क्या है, AgCl को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। सेम रिएक्शन है, कौन सी टाइप की रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए हीट दे रहे हैं ना, तो फिर ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, 2Ag प्लस में Cl2, ये दोनों ब्रेक होकर अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे 2Ag प्लस में Br2, जब हम AgBr लेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ यूजेस भी दिया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड को ना किस में यूज़ किया जाता था, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसको यूज़ किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड को। और उसके बाद में ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस को 2 पार्ट में तोड़ देती है। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें वहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ती है।
और भी बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने एक्टिविटी 1.7 में तोड़ा था वाटर को। यानी कि यहाँ पे हम लोग किसी एनर्जी का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से वहाँ पे रिएक्शन में चीज़ें जो है वो कंप्लीट करवाई जाएंगी। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें जो इस एक्टिविटी में याद रखनी है। सिल्वर क्लोराइड का कलर किस में चेंज हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ग्रे कलर में चेंज हुआ। अब उसके बाद में बताओ कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको किस में यूज़ करते हैं? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक तरीके की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हमें इस रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ पे हीट देनी पड़ी है। क्या देनी पड़ी है? हीट। ये जो सैम्बल है ना, दिस इज़ अ सैम्बल ऑफ हीट, ये हीट का ही सैम्बल है। ये बार बार जो ट्रायंगल बना रही हूँ ना, ट्रायंगल हीट के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे हमने हीट दी है, यहाँ पे भी हमने हीट दी है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके की रिएक्शन है वो समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक रिएक्टेंट है वो स्ट्रॉन्गर होगा, तो वो क्या करेगा, जो वीक रिएक्टेंट होगा उसको जो उसका एसोसिएशन उससे वहाँ रिमूव करके खुद जाके उधर जुड़ जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे Fe है, वह अकेला था। CuSO4 पूरा कंपाउंड बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। CuSO4 के साथ में उसने रिएक्शन किया। Fe एक स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, वहाँ से रिप्लेस। मेटल कौन है? Cu। तो Cu को वहाँ से रिप्लेस कर देगा और Fe जाके वहाँ पे उसकी पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस में Cu। वापस से बताओ, Fe ने क्या की है, अपनी जगह को क्या किया है, अपनी जगह को चेंज किया है। और रिप्लेस किसको किया अपनी जगह से? कॉपर को। कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए Fe जो है ना वो मोर रिएक्टिव बन गया और उसने कॉपर को वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे जाके खुद अटैच हो गया और बना क्या लिया, FeSO4 विच इज़ नोन एज आयरन सल्फेट और प्लस में Cu। ये हमारी टोटल रिएक्शन हो गई। इसमें क्या याद रखना है कि हमारा जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको मोर रिएक्टिव मेटल उसके ही एसोसिएशन से भगा देगा और वहाँ पे खुद जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें भी सेम चीज़ होगी, एक्सचेंज करेंगे ये लोग, लेकिन यहाँ पे किसके बीच में एक्सचेंज होगा? आयंस के बीच में। अब ये आयंस क्या होते हैं? आयंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आयंस हैं क्या। देखो, आयन क्या होता है, जब भी किसी के ऊपर तुम्हें चार्ज देखें, जैसे कि सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +2। ये जो चार्ज के फॉर्म में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये मेटल जो हैं, ये सब जो चार्ज के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस। अब ये कैसे चार्ज आता है? तो चार्ज देखो, चार्ज तभी किसी के ऊपर आता है जब वो लोग अच्छे से, मतलब उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमारे पास टोटल एक एटम है, एटम के पास में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होता है। लेकिन क्या होगा, जब सेम नहीं रह पा रहे हैं, मतलब कि सेम नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे हमारे पास कमी होगी या फिर बढ़ जाएंगे। देखो, कभी भी एक एटम में से प्रोटॉन तो मूव कर नहीं सकता, उसकी पोजीशन फिक्स होती है। मूव कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चले जाएंगे, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो प्लस का चार्ज आ गया। और जब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे तो माइनस वाले बढ़ जाएंगे, तो माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए, जैसे कि मान लो हमारे पास टोटल एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस डायग्राम से ही समझ लेते हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। अब क्या हुआ कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ, यहाँ से चला गया। अब इसके पास में ये जो एटम है, इसके पास में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज को। तो यानी कि अब जब इसके बारे में लिखा जाएगा तो उधर हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। उधर क्या लगाएंगे? प्लस। अब जब क्या होगा कि जब हमने मान लो कि अभी एक इलेक्ट्रॉन तो था ही पहले से, एक इलेक्ट्रॉन था,
अब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, देखो प्रोटॉन जो है वो एक रह गया, इलेक्ट्रॉन दो हो गए। और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये एटम। तो जब जब चीज़ें नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं तो वो माइनस चार्ज शो करती हैं। अब देखो प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन, और माइनस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, एनायन। कैटायन हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, एनायन। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कुछ जुड़ी हुई हैं और वो ही क्या करेंगी, अपने आप में रिएक्ट करेंगी और आयंस को इधर उधर एक्सचेंज करेंगी। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सबसे पहले देखो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये Na2SO4 है और ये BaCl2 है, ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना क्या रहे हैं, तो ये BaSO4 बना रहे हैं और साथ में NaCl। यहाँ पे देखो Na के साथ में SO4 था और Ba के साथ में Cl2 था। अब क्या हो गया कि Na के साथ में Cl चला गया और Ba के साथ में SO4 चला गया। मतलब कि इन्होंने अपने अपने आयंस को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हमेशा नेगेटिव के साथ जाता है, इसलिए देखो हमारे पास इस रिएक्शन को देखते हैं। तो Na के पास में कैसा चार्ज था, प्लस का, SO4 के पास में कैसा था, माइनस का, और फिर उसके बाद में Ba के पास में कैसा चार्ज था, +2 यानी कि प्लस का था, और उसके बाद में Cl के पास में कैसा चार्ज है, तो माइनस का। तो देखो Na किसके साथ गया, Cl के साथ, प्लस माइनस के साथ ही जाएगा, और Ba किसके साथ गया, SO4 के साथ, प्लस माइनस के साथ जाएगा। तो सेम चीज़ ही हुई, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, लेकिन हमेशा किसके साथ होगा, प्लस हमेशा माइनस के साथ में ही ज्वाइन होगा। यहाँ पे भी जब ज्वाइन था Na2SO4 तो वो भी किस वजह से था, तो वहाँ पे भी वो ज्वाइन थे प्लस माइनस के ही साथ। तो हमेशा आयंस जो ज्वाइन होते हैं वो प्लस माइनस के साथ ही ज्वाइन होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गई कि वहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसका, आयंस का, रिएक्टेंट के उसमें। ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। अब आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जब हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी रिएक्शन करवाई है, हमारा टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए पहले कुछ सॉलिड डाला और फिर उसमें लिक्विड डाला। तो अब वो सॉलिड अगर उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं डिज़ोल्व हुआ और कुछ इनसॉल्युबल पार्ट बना लिए। जब इनसॉल्युबल पार्ट बनते हैं ना तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस या फिर पार्ट बनते हैं उससे ही हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास हम अगर नमक को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो नमक तो वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या बना देते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होगी, जिसमें हम किसी भी जब सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें वो मिक्स नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो इनसॉल्युबल रह जा रहा है, और जहाँ पे सब्सटेंस इनसॉल्युबल रह गए तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, बन जाता है प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे ही हम लोग बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक और एक्टिविटी है 1.11। अब 1.11 में क्या बोला जा रहा है, तो हमारे पास है ना, हमने कॉपर का पाउडर लिया है और उसको हीट कर रहे हैं। किस में हीट कर रहे हैं, चाइना डिश, वो चाइना के बर्तन आते हैं ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, उसी चाइना डिश, उसमें क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया। देखो कॉपर को हमने क्या किया, हीट किया है, यहाँ पे क्या बन गया, CuO। हीट जो है ना उसको एक और भी तरीके से दिखाया जा सकता है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की है और यहाँ पे क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कि ये जो रिएक्शन हुई है इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, देखो यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया गया कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है जिसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड बन गया है। और कॉपर ऑक्साइड है कौन से कलर का, वो याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का हमारा कॉपर ऑक्साइड वहाँ पे बन के तैयार हुआ। ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। कॉपर को हमने हीट किया है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, तो वहाँ पे क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्लैक है। ठीक है,
आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सब कुछ। आगे देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन को क्या करें, ऐड कर दें। ऐसी हाँ, तो देखो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि हम लोग हमारी जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें ऑक्सीजन को गेन करेंगे। जैसे कि कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की है, तो यहाँ पे क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे देखो कॉपर के पास में ऑक्सीजन नहीं था, पर कॉपर के पास में ऑक्सीजन आ गया। तो जब ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन करते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन को गेन करें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करें, उन दोनों ही रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब उसके बाद में देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को गेन करेंगे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। देखो एग्जांपल, तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया, कॉपर और प्लस में वाटर बना दिया। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के पास में पहले ऑक्सीजन था और अब नहीं है। मैंने क्या कहा था, रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें कभी भी ऑक्सीजन निकाल दिया जाएगा या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर लिया जाएगा, उन रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? आगे देखते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन देन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। सेम चीज़ लिखी है कि अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो वो ऑक्सीडाइज बोला जाता है, और अगर कहीं से निकाल दिया गया ऑक्सीजन को तो उसको रिड्यूस बोलते हैं। ऐसे जितने भी सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा वो ऑक्सीडाइज है, और जितने में नहीं, जिसमें से रिमूव किया जाएगा ऑक्सीजन को, वो रिड्यूस बोले जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती हैं, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूव किया है। कौन से तरीके की रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। सेम चीज़ हाइड्रोजन ने वाटर में कन्वर्जन किया है, तो हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन नहीं था, वाटर के पास में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं तो उसे ही हम कौन सा रिएक्शन बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कोरोजन क्या है। देखो जब किसी भी सब्सटेंस को, ज़्यादातर मेटल को, जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को देखने को मिलता है कि आयरन जो है, आयरन की नील्स, उसमें रस्ट लग जाता है। तो क्यों रस्ट लग जाता है, क्यों जो हमारी बड़ी बड़ी घड़ियाँ हैं या फिर अलग अलग से ब्रिजेस हैं जिनमें आयरन को यूज़ किया गया है, उसमें रस्ट लगने की वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो क्यों ख़राब हो जाती हैं वो देखते हैं, कैसे ख़राब हो जाती है, किस चीज़ का रिएक्शन उनके साथ में हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग में रस्ट लग जाता है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि जब किसी भी मेटल को के ऊपर अटैक कर देगा, कौन अटैक करेगा, तो मॉइस्चर या फिर एसिड। मॉइस्चर या एसिड जब किसी भी मेटल के ऊपर अटैक करता है ना, तो फिर वहाँ पे वो मेटल कोरोडेड हो जाता है। उसी मेटल को, उसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, कोरोजन। जैसे कि देखते हैं हमारे हम जो घरों में देखते हैं, मम्मी के पायल जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो उसके ऊपर क्या होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। उस कोटिंग किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि उसने रिएक्शन कर लिया किसके साथ, मॉइस्चर या फिर एसिड के साथ में। जब ऐसी रिएक्शन होती है तो वो जो सब्सटेंस है वो कोरोडेड हो जाता है, कोरोजन की तरफ बढ़ने लगता है। तो सिल्वर में कौन सी कलर की कोरोजन की लेयर आती है, ब्लैक कलर की। सेम चीज़ कॉपर के पास में भी लेयर आती है, कौन सी, ग्रीन कलर की। और आयरन के पास में तो हम लोग डेली उस लाइफ में देखते ही हैं कि जितने भी आयरन के मेटल्स होते हैं उसमें जैसे ही मॉइस्चर या फिर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सी कलर की लेयर आएगी, रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रस्ट।
अब रस्ट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4 डॉट में XH2O, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में और ज़्यादा हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, अब वो समझो कि रेंसिडिटी है क्या। तो हमारे पास जब हम कोई भी फूड है, ठीक है, जब उसमें क्या होगा कि उसकी फ़ैट, कोई भी फूड है उसका फ़ैट या फिर ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब जब कोई ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। जब कोई भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, तो ये वो लोग कैसे बोले जाने लगेंगे, दे बिकम रैंसिड, वो लोग ख़राब हो जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, रैंसिड हैं। और उनकी स्मेल और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि हाँ सच में वो कैसे हैं, रैंसिड। क्या होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा, उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, देन उसके बाद में वो उनका स्मेल चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किसको बताती हैं, रैंसिडिटी को। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कैसे हम लोग उसको सही रख सकते हैं, उस फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो पहले तो क्या करते हैं कि फ़ूड को ना हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है। जैसे कि आलू की चिप्स बनती हैं तो फिर उनको ना एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा रिएक्ट ना करें मॉइस्चर के साथ में, ऑक्सीडाइज ना हो जिसकी हेल्प, और ख़राब ना हो। ठीक है, ऑक्सीडाइज होंगी तो ख़राब हो जाएंगी। अब उसके बाद में बैग ऑफ चिप्स, जो चिप्स की बैग होते हैं, जो वेफ़र हम लोग खाते हैं, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक वैसे की वैसे, देखो दुकान पे हम जब भी वेफ़र ख़रीदते हैं वो सही रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है, उसका स्मेल है, वो वैसे का वैसा बना रहे और ख़राब ना हो, और वो उसको बचाएगी रैंसिडिटी से। तो रैंसिडिटी भी ओवर हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेना, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने बता दी हैं, और वो भी काफ़ी डिटेल में बताई हैं कि आपके एक भी क्वेश्चंस गलती ना होने पाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स, एंड इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।